अलग तरह के इनर्शिया के बारे में समझा था, डेली लाइफ से रिलेटेड इनर्शिया के बारे में भी समझा था। अब हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑब्वियसली के लेक्चर नंबर 2 में आज जो हमारा गोल है वो क्या है, तो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एंड नेचर ऑफ फोर्सेस, अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है साहब, ये हम बनाना सीखेंगे। समझ में आया है ना? फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, है ना, एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम पे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। अब कहेंगे सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो साहब इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाएंगे, फिर इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इस नेचर में कितने फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होते हैं, कितने फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम के साथ फटाफट रफ्तार में टाइप करके बताओ, नाम के साथ फटाफट रफ्तार में टाइप करके बताओ, है ना, टाइप करके बताओ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन दिस यूनिवर्स। फटाफट टाइप करके बताओ, साथ के साथ, एकदम साथ के साथ का नाम रफ्तार में लिखो, रफ्तार में साथ का नाम लिखो, रफ्तार में। ठीक है, तो क्या फोर्सेस भी फंडामेंटल नेचर के होते हैं क्या? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर भी होते हैं क्या? फोर्सेस का वो ग्रुप जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करता हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करता हो। अभी साथ साथ लिख रहा है, जो आसान है वही लिख रहे हो, है ना। एक बच्चा लिख रहा है लेंथ सर, अबे लेंथ के आगे हो तो बता, लेंथ, मास, टाइम सर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? What is the meaning of fundamental? Fundamental means you cannot divide it in sub part. मतलब इसको तोड़ नहीं सकते आप। फंडामेंटल का मतलब है, जैसे बायोलॉजी में फंडामेंटल क्या होता है, बायोलॉजी में सबसे फंडामेंटल क्या होता है, शायद बोलते हैं बायोलॉजी में सेल। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, सबने एकदम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को सही सही लिखा। अब मुझे बताइए बायोलॉजी में फंडामेंटल किसको बोलते हैं? शायद सेल को बोलते हैं। सेल को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो जिसको आप तोड़ नहीं सकते ना उसको फंडामेंटल कहते हैं, सीधा आसान सी भाषा में। तो क्या वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है? वेलोसिटी को आप तोड़ सकते हैं, हाँ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दो चीजों से मिलकर बना है। तो जो भी चीजें कुछ चीजों से मिलकर बना होता है ना, उसको कहते हैं हम डिराइव्ड, है ना, डिराइव्ड। वो फॉर्म्ड है, वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। फंडामेंटल का मतलब होता है जो यूनिट है, यूनिट मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, जिसको तोड़ नहीं सकते। तुम बताओ, तुम अपने आप को फंडामेंटल कह सकते हो क्या? काट दूंगा 50 हिस्से में, बोटी अलग कर दूंगा तो फंडामेंटल ढूंढूंगा अंदर जाके, तुम फंडामेंटल नहीं हो, तुम फंडामेंटल नहीं हो। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल है? फंडामेंटल पार्टिकल बोलो। चलो आज हम खेलते हैं फंडामेंटल खेलते हैं, आओ फंडामेंटल खेलते हैं। एक बच्चा बोला सर एटम इज फंडामेंटल। अबे रामलाल, केमिस्ट्री में तूने पढ़ा एटम के अंदर जाके उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आओ फंडामेंटल खेलते हैं, चलो फंडामेंटल खेलते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर 7 होते हैं, हम जानते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल पार्टिकल बोलो, फंडामेंटल पार्टिकल, हाँ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी वाला तो तुम जानते हो सेल होता है। चलो फंडामेंटल पार्टिकल बोलो, कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल कह सकते हैं क्या? नहीं। ओनली इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल, ओनली इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, ओनली इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल होते हैं। 3 लिख रहे हैं बाद में सर, और भी तो हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। यू कैन से क्वार्क्स, नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन आगे सुनेंगे। क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल है, और क्वार्क से मिलकर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो आपने 9th क्लास के एनसीईआरटी में, या हो सकता है पढ़ा होगा,
है ना, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं मैं बेटा, सुनो ध्यान से, सब पता है कहां क्या लिखा है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, 9th क्लास के एनसीईआरटी में, लेकिन वो गलत हो गया। हाँ, बहुत पहले का लिखा हुआ है, उसको बदल दिया जाएगा, चिंता मत करो। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अब हम कैपेबल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करने में। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है क्वार्क्स। उसके अंदर क्या होता है, क्वार्क्स। तो आप अगर कैटेगरी देखेंगे तो आप ओनली इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नहीं लिख सकते, मैंने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपेयर करने के लिए ओनली लगा दिया था। वैसे आप यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स, क्वार्क्स, है ना। एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, है ना। क्वार्क्स दो तरह का होता है। अच्छा, तुम शायद अभी छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें अगर पढ़ाया तो 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, क्वार्क्स भी 6 तरह के होते हैं, नाम नहीं सुना होगा। ब्यूटी जानते हो, ब्यूटी क्वार्क का नाम है, ब्यूटी, चार्म, टॉप, बॉटम, है ना, ब्यूटी नाम है, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का नाम होगा ब्यूटी, क्वार्क्स का भी नाम है ब्यूटी। ब्यूटी एक क्वार्क्स का नाम है, लेकिन तुम तो ये समझो कि क्वार्क्स फंडामेंटल है। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, है ना। 9th क्लास में तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सारी चीजें पढ़ना है। फोटोन, फोटोन इज नथिंग अ टाइनी पार्टिकल, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं बटरफ्लाई, अरे रामलाल। लाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। लाइट जो होता है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उस पार्टिकल का नाम है फोटॉन। जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, फोटॉन्स कह देते हैं। तो लाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन को आप फंडामेंटल कह सकते हैं, क्योंकि फोटॉन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, फोटॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, फोटॉन। अब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिसके बारे में आपने अभी नहीं सुना होगा, आगे आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल, क्योंकि ये अब फर्दर डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते। चलो, अब सुनो, अब सुनो। कभी कभी तुम सरप्राइज होते होगे कि सर लाइट तो हमने पढ़ा है 10th क्लास में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट रे भी होता है, लाइट पार्टिकल भी होता है। तो असल में सर लाइट होता क्या है, लाइट रे होता है, वेव होता है कि पार्टिकल होता है? तो ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is nothing but a form of energy which sometime behave as a ray, which sometime behave as a particle, which sometime behave as a wave. वो लाइट का बिहेवियर है, लाइट होता नहीं है, लाइट फोटॉन्स भी नहीं होता है। अगर ढंग से सोचोगे, मतलब पता नहीं मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझ पाओगे कि नहीं। चूजे टाइप हो, अभी बच्चे हो, ड्यूअल नेचर नहीं है। वो हाँ, जो आप नेचर कह रहे हो ना, ड्यूअल नेचर जो कह रहे हो ना, नेचर का मतलब बिहेवियर है उसके अंदर, वो है नहीं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम क्या हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कि बहुत घटिया हो, बहुत बेकार हो, निहायत ही गिरे हुए हो, कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या हो तुम? असल में हो क्या? असल में क्या हो बताओ? तुम कैसे बच्चे हो? है ना, बहुत ही ज्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड हो, कि बहुत ही घटिया, निहायत ही खराब हो, कि बहुत बदमाश हो, बेकार हो, क्या हो? तो शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम क्या हो। मैं आपको बताता हूं कि आप असल में क्या है। आप एक इंसान है, और इंसान एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बस। अब आप एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो, डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अगर सामने सच में एमआर आके खड़ा हो जाए ना, है ना, तो पानी निकल जाएगा। ऐसे हाथ पीछे रखोगे, गर्दन नीचे करोगे, जी सर, जी सर, मतलब एमआर के सामने एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे। आप हो कुछ नहीं, तुम स्टूडेंट कुछ नहीं हो, लेकिन तुम बिहेव करोगे, स्टूडेंट का नेचर शो करोगे। अगर तुम्हारे सामने एमआर हो, तो एक टीचर हो, तो तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम दुनिया के सबसे हाईली डिसिप्लिन्ड बच्चे हो जाओगे।
और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ हो, है ना, दोस्तों के साथ बैठे हो, तो तुम्हारा एक अलग ही नेचर अंदर से निकल के आएगा। अगर तुम्हारे सामने कोई पड़ोसी दिख गया तो उसको पत्थर मार के आओगे। और अगर तुम अकेले बंद कमरे में हो तो तुम्हारा नेचर बिल्कुल अलग होगा। वो तुम ही जानते हो कि उस समय तुम कैसा बिहेव करते हो। अपने दोस्तों के साथ होते हो तो कैसी कैसी बातें करते हो। सामने जब मैसेज करते हो, एमआर सर प्लीज बता दीजिए ना, और अपने दोस्तों को मैसेज करते हो, अरे वो फिजिक्स वाला है ना, एक भी डाउट नहीं बताता, पता नहीं क्या पढ़ाता है, समझ नहीं आता। मतलब अगर तुम एमआर सर को मैसेज कर रहे हो तो ऐसा बिहेव करते हो कि सर आई एम वेरी डिसिप्लिन, आई एम हाईली डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, आई एम योर रामलाल सर, आई एम योर बिग फैन सर, यू आर वेरी ग्रेट सर, आई एम बिग फैन सर, हेलो एमआर सर, नमस्कार सर। जब एमआर को मैसेज कर रहे हो तो, है ना, अभी मिल तो नहीं पा रहे हो, ऑफलाइन में होते तो ज्यादा रिलेवेंट होता एग्जाम्पल, लेकिन जब मेरे बारे में अपने दोस्तों को बताते हो, अरे वो फिजिक्स वाला है ना, पता नहीं क्या समझाता रहता है, क्लास में चिल्लाता रहता है, बस क्या ही पढ़ाता है यार, फिजिक्स वाला हो जाता है वो, एमआर सर की जगह पे हो जाता है, अरे वो फिजिक्स वाला है ना, क्या पढ़ाता है यार। तो असल में एक ही आदमी के बारे में तुम उसके सामने होते हो तो अलग बिहेवियर होता है, पीछे होते हो तो अलग बिहेवियर होता है। उसी तरीके से लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो चल रहा होता है, कहीं पे उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल जैसा चीज मिलता है ना, तो उसको देख के थोड़ा शर्माता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल हूं, बाकी पूरी दुनिया के लिए मैं वेव हूं, है ना, पूरी दुनिया के लिए मैं क्या हूं, वेव हूं। अगर कोई ऐसा इंसान, जैसे तुम दिखोगे ना लाइट को, तो तुम्हारे सामने रे की तरह आएगा। किसी इंसान के बॉडी पे अगर लाइट फॉल करता है तो रे की तरह फॉल करता है, ठीक है। और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, जैसे आगे चल के पढ़ोगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स में 12th क्लास में पढ़ोगे। तो अगर लाइट एक छोटे होल को देखता है, किसको देखता है, होल को, तो लाइट बन जाता है वेव। और लाइट अगर तुम्हें देखेगा तो वो बन जाएगा रे। क्या बन जाएगा, रे। ये इसका बिहेवियर है, सॉरी रे। लाइट जब तुम्हें देखेगा तो क्या बन जाएगा, रे, है ना। रामलाल के सर पे अगर लाइट गिरेगा तो क्या बन जाएगा, रे की तरह गिरेगा। मेरे टकले पे लाइट कैसे गिरेगा, रे की तरह। लेकिन एक बहुत छोटा होल उसको दिख जाए तो वो वेव बन जाता है। और लाइट को कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाते हैं ना, तो उसको देख के कहता है, अरे वाह, तुम्हारा ही तो जीवन में मेरा इंतजार था, तुम्हें देख के ही मैं शर्मा गई और तुम्हारे लिए लाइट बन गई, पार्टिकल बन गई। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख के ही लाइट पार्टिकल की तरह, फोटोन की तरह बिहेव करता है। थोड़ा ज्यादा डीप में चले गए, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, ये ना ज्ञान की बातें थोड़ी थोड़ी सी। चलो, तो उसी तरीके से फिजिक्स में फोर्स भी फंडामेंटल नेचर के होते हैं। और फंडामेंटल नेचर के फोर्स सिर्फ 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों एक ही में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिटेल में आप 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में। कहां पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों को हमने एक ही नेचर का माना है, अब दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 4 फोर्स फंडामेंटल है। आप कहेंगे सर वो कल जो आप पढ़ा रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, बैंड फोर्स, ये सब कौन से फोर्स है? इसके अलावा, इस 4 के अलावा जितने भी फोर्स होते हैं सारे के सारे डिराइव्ड फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिराइव्ड फोर्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, डिराइव्ड फोर्स होते हैं। मतलब ये सारे फंडामेंटल है, हां, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके अलावा जितने भी फोर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डिराइव्ड फोर्स होते हैं। अब डिराइव्ड फोर्स कौन से साहब? जितने तुम इनके अलावा जानते होगे सारे डिराइव्ड है। जैसे टेंशन, यस, टेंशन फोर्स इज अ डिराइव्ड फोर्स। टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, all are derived force।
मतलब वो फंडामेंटल नहीं है। अब सवाल उठता है कि किससे डिराइव्ड है? क्या इन चारों से मिला के डिराइव्ड है? नहीं, इन चारों से मिला के डिराइव्ड नहीं है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये जो टेंशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सारे फोर्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के ही होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही डिराइव होके आते हैं। अब आप अभी सुपरफिशियल वे में ऊपर ऊपर से इन सब के बारे में पढ़ोगे तो एग्जैक्टली आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कैसे ड्राइव होकर आए। ये आपको समझना नहीं है बेटा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआईपीएमटी में बहुत पहले पूछा था कि फ्रिक्शन फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा बैंड फोर्स, ये सारे के सारे किससे डिराइव्ड हैं? ये सारे के सारे डिराइव्ड हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। सारे के सारे किससे डिराइव्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो हम जितने भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिराइव्ड है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जब भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जब भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। उसी कांटेक्ट फोर्स को हमने नाम दिया है नॉर्मल रिएक्शन। दिस कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ पेयर एंड परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। देखिए असल में होता क्या है कि ये मैंने ग्राउंड बनाया, ठीक है सर, और इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया एम मास का। क्या रख दिया? एम मास का बॉक्स रख दिया। तो इस बॉक्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बॉक्स पे लगेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना mg, उस पे इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा हो। चलो पहले मैं वेट के बारे में पढ़ा देता हूं। वेट सर, ये वेट फोर्स किससे ड्राइव्ड है? पहले वेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेट फोर्स असल में ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है। वेट फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होता है। वेट फोर्स इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे सर वेट का मतलब तो मास ना? नहीं बेटा, वेट इज अ फोर्स। वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। वेट इज नथिंग बट mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है mg, उसी को हम कहते हैं वेट फोर्स। मान लो मैंने ये अर्थ बनाया बेटा, देखो ये अर्थ बनाया। अब अर्थ पे रामलाल तो यहां खड़ा है, रामलाल यहां पे खड़ा है अर्थ पे, और बेचारी पिंकी यहां पे लटकी हुई है। अब इन दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन है? सेफ कौन है? सेफ ये रामलाल है और ये है बेचारी पिंकी। इन दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन है? पिंकी की रामलाल? पिंकी या रामलाल? ज्यादा सुरक्षित कौन है? सेफ कौन है? तो रामलाल पे ध्यान से देखेंगे तो रामलाल पे इसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने इस पे F बराबर mg, ठीक है सर। और पिंकी के बॉडी पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ F बराबर mg लग रहा होगा, और दूसरा कोई फोर्स इसको नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्फीयर पे ये खड़ी है, भाई साहब ये अर्थ पे खड़ी है। हम पता है कहां पे खड़े होंगे, ये अर्थ है और इंडिया कहीं ना कहीं ऐसे यहां पे है। मान लो कि ये एमआर है तो एमआर ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आसपास के स्पेस में एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है अंदर की तरफ। मैं नीचे गिरूंगा कैसे? कोई फोर्स लगा तब गिरूंगा ना। कोई मजे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे आ रहे हैं। यहां पे ऐसे खड़ा है हम। तो आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हो, कहीं पे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg। दोनों सेम लेवल पे सेफ है, दोनों सुरक्षित है, दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहां पे m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तब mg ना। अगर मान लो इसको मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रख दूं, देखिएगा ध्यान से, इस m मास के ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, ये m मास का ब्लॉक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? तो देखो तुम इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख दो, है ना,
इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। तुम इसको बस के छत पे बिठा दो, साइकिल पे बिठा दो, हाथी पे बिठा दो, घोड़ा पे बिठा दो, पहाड़ पे चढ़ा दो, अरे भाई फर्क क्या पड़ता है। अर्थ अपने सेंटर की तरफ जो फोर्स लगाता है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा ध्यान से बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे एक छोटा सा m मास का मैंने ब्लॉक रखा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए किधर लगेगा। तो सर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एकदम नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एकदम सीधे नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर इसका मास m तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है वेट। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है वेट। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सर ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने लगा लिया। अब एक बात बताइए, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक सीधा तो नहीं गिर सकता, ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ही गिरेगा। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग क्या होगा। तो ध्यान से बेटा सोचना कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बताओ, 90 डिग्री। ये थीटा तो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेता हूं ऐसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल 90 बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg का दो कंपोनेंट होगा, एक नीचे, जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा। इसे वो कहते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना। देखिए mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और mg का एक कंपोनेंट जिधर थीटा बन रहा है उधर cos हो जाएगा और जिधर थीटा नहीं बन रहा उधर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। अब mg cos थीटा से ये जो ब्लॉक है m इस ब्लॉक पे mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट तो फ्री टू मूव है नहीं। इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इस तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब एक सवाल पूछा था नीट 2019 में, और बहुत सारे रामलाल टाइप किताबें होती हैं जिसमें है ना सवाल इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ऐसे, अब उसने इस सवाल को मोशन इन प्लेन में रख दिया है ना, और बच्चे उससे भी बड़े रामलाल कहते सर आपने इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ाया है, और नीट 2019 में इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन से एक सवाल आया है। मैंने पूछा बच्चों से कौन सा सवाल आया है बताओ, तो सर ये आया सवाल, ये आया सवाल कि सर देखो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको v0 वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पे शूट कर दिया। इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, तो सर ये कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा अगर इसका एंगल थीटा है तो साहब ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल हो गया, इसका मोशन तो 1d हो गया यार, मोशन इन 1d कैसे, तो एक लाइन पे ही तो चल के रुकेगा। अब mg नीचे लग रहा, और हमें पता है कि अगर mg नीचे लग रहा है तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो मोशन की तरफ देखें, अलोंग इंक्लाइन प्लेन अगर हम देखें, अलोंग इंक्लाइंड हम देखें तो अलोंग इंक्लाइंड एक ही फोर्स इस पे लग रहा है mg sin थीटा नीचे की तरफ, और उधर वेलोसिटी मैंने v0 दिया है। अब मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट आके रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि इस फोर्स की वजह से रिटार्डेशन होगा। कितना रिटार्डेशन होगा, तो इस फोर्स की वजह से फोर्स बराबर लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, मास से मास कैंसिल होगा, a बराबर g sin थीटा। अब न्यूटन थर्ड लॉ लगा देंगे, या सिंपल ये डिस्टेंस आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, तो s बराबर हो जाएगा v0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू रिटार्डेशन, 2 इंटू a की वैल्यू g sin थीटा रख देंगे, a की वैल्यू क्या रख देंगे, g sin थीटा रख देंगे। अब एकदम स्ट्रेट लाइन का सवाल है। अब mg का कंसेप्ट mg cos थीटा, mg cos थीटा बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, और यहां भी अगर आप एक्स एक्सिस में मोशन देख रहे हैं तो वाई एक्सिस के फोर्स का कोई काम नहीं है, 90 डिग्री पे कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो इस लाइन पे अगर आप मोशन देख रहे हैं तो इस लाइन का फोर्स हो गया mg cos थीटा, और इसे परपेंडिकुलर जो mg sin थीटा, सॉरी इस लाइन पे फोर्स हो गया mg sin थीटा, और इससे परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा mg cos थीटा, उसका कोई काम यहां पे नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है ये क्लास कितने घंटा का है, सुन बता देता हूं, क्लास आज है 5 बजे तक और नहीं छोड़ूंगा 5 बजे तक।
उसके बाद तुम्हारी क्लास 5:15 है, तू ले ना ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोबारा मत पूछना। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से, इस m का एक नीचे की तरफ, इस m पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। इसका आपको 2 कंपोनेंट लेना है। समझ आया कि नहीं आया? देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको नहीं लेना। देखो ये mg नीचे लग रहा, इसको समझ ही नहीं आया, गजब करता है यार। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, मैं पढ़ाने आया हूं बेटा और तुम पहली बार सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे एक मास रख दिया है, इस पे कोई और भी फोर्स लग रहा होगा लेकिन उस फोर्स को हमें काउंट नहीं करना है। अब तो मुझे ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, बताइए। इस ऑब्जेक्ट पे m मास का अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा सीधा इस लाइन पे। ये एंगल थीटा है, तो ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में 90 बनेगा। अब इस इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर खींचता हूं, मतलब यहां से 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींचता हूं, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये टोटल एंगल इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ दूंगा तो सीधा नीचे गिरेगा, ये इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरेगा कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलेगा? सर ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलेगा, तो mg का हमें इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये mg नीचे लग रहा, तो इस mg का एक कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा बन रहा है उधर होगा mg। देखो mg का ये कंपोनेंट जिधर एंगल थीटा बन रहा है उधर होगा mg cos थीटा, इस लाइन पे। सर इस लाइन पे आप कंपोनेंट ले ही क्यों रहे हो? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट इस लाइन पे गिरेगा और इससे परपेंडिकुलर होगा, तो mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। mg इधर नीचे लग रहा, इसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप ले सकते हैं। mg नीचे लग रहा है, इसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। mg नीचे लग रहा, इसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। तो mg नीचे लग रहा है, नीचे नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जाएगा, तो इस फोर्स का इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे। तो mg नीचे लग रहा, तो इधर कंपोनेंट थीटा के अपोजिट हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। समझ आया तो जोरदार बोलो चमका, अगर चमका तो जोरदार बोलो कि हाँ सर ये जोरदार तरीके से समझ गया। जल्दी बताओ, इस mg का 2 कंपोनेंट होगा, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? mg sin थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट इधर तो जा नहीं सकता, ठीक है सर, तो जाएगा कहां? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जाएगा। अब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक ही फोर्स लग रहा, mg sin थीटा, बस इस फोर्स की वजह से इस पे स्लाइड करता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। ये मास का जो ऑब्जेक्ट है इस लाइन पे mg sin थीटा से स्लाइड करता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? हां, बहुत आसान है। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। बस ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पे देखना अगर सीख लिया तो बहुत जबरदस्त हो गया। सबको समझ आ गया? बहुत जोरदार चमका, चमका चमका, बहुत जोरदार, चम 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 चमका। अब आओ यहां पे, इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने दोबारा एफबीडी बना के आपको ढंग से समझा दिया। अब एक सवाल क्या बोला, सवाल क्या बोला नीट 2019 में, चल इसको भी मिटा देता हूं इसको भी मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीट 2019 में सवाल क्या बोला कि उसने बोला कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ले लेता हूं, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, बहुत बढ़िया। उस इंक्लाइन प्लेन पे एक छोटा सा m मास को शूट कर दिया v0 वेलोसिटी से। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है साहब,
कितना डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन पे चल के रुक जाएगा? ये नीट 2019 का सवाल है। ठीक है, तो इस पे इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा। सीधा बात है, F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहां से मास कैंसिल होगा, तो A बराबर हो जाएगा तुम्हारा g sin थीटा। तो सर ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन कह लीजिए। अब मान लीजिए यहां से चलते चलते s डिस्टेंस चल के यहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया, वेलोसिटी इसकी हो गई 0। तो मोशन कैसा है ये? मोशन कैसा है ये? 1D मोशन है। और बच्चा इतना बदतमीज हो गया आजकल का, मुझे समझ नहीं आता। कह रहे सर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ाया है सर, उस पर एक सवाल आया था आपने नहीं कराया सर, आपने छोड़ दिया। तो एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, एक बात कहना चाहूंगा। चीते की चाल, बाज की नजर और एमआर के कंटेंट पे कभी शक नहीं करते, नहीं तो जीवन भर शर्मिंदगी में रहोगे, शर्मिंदा रहोगे, शर्मिंदगी में जीवन गुजर जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, चीते की चाल, बाज की नजर और एमआर के कंटेंट पे कभी शक नहीं करते, याद रखना ये बात। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, वेट नहीं आता है तो पूछ लो, नहीं आता है तो पूछ लो कि सर ये सवाल देखिए ना इंक्लाइन प्लेन पे पूछा है सर, इसको कैसे करेंगे सर, एंगल थीटा दिया हुआ है, शूट किया है। अब 1D के सवाल को नासमझी में तुम प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बना रहे हो। चलो यहां तक भी चलेगा, सॉल्यूशन देख लेते, सॉल्यूशन देख लेते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा और क्या करेगा, यहां पे वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी रुक गया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, इसका रिटार्डेशन हो गया g sin थीटा लगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का कैसे मत लगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। पता फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन के साथ 2, और पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है, मोशन के अपोजिट है, तो माइनस g sin थीटा लिख सकता है, माइनस g sin थीटा इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, s बराबर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, v नॉट का होल स्क्वायर बटा 2g sin थीटा। ये आंसर आएगा। उसने 60 डिग्री पे पूछा था और एक बार 30 डिग्री पे पूछ लिया, एक बार किस पे पूछ लिया, 30 डिग्री पे पूछ लिया। तो तुम बोल देते ना सर ये वाला सवाल करा दो, नहीं सर आपने सर पढ़ाया नहीं। तो सुन एक बार और कहता हूं, ध्यान से लिख के रख लेना। तो किससे पढ़ रहा है अभी पता नहीं चल रहा तुम्हें, लिख के रख लेना। चीते की चाल, बाज की नजर और एमआर के कंटेंट पे कभी शक नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो जीवन भर शर्मिंदगी में रहोगे। चलो, तो मैंने तुम्हें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स समझाया कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और उसका कंपोनेंट समझाया कि ग्रेविटेशनल का फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हम कैसे लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कैसे लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, इस बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा होगा सर, इस बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो, छोड़ दो सर तो नीचे चला जाएगा, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं लेकिन नीचे से मैंने सपोर्ट लगा दिया, नीचे से क्या लगा दिया मैंने, एक सपोर्ट लगा दिया। सर अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अब नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अभी भी mg नीचे लग रहा है। तो सर जा क्यों नहीं रहा, रिस्ट में क्यों दिखाई दे रहा है, कोई तो होगा जो इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, कौन लगा रहा है बताओ। अरे भाई इसको मैं छोड़ दूंगा तो कहां जाएगा, नीचे, छोड़ दूंगा कहां जाएगा, नीचे, क्यों जाएगा, mg लग रहा, क्यों जाएगा, mg लग रहा, क्यों जाएगा, mg लग रहा, अब क्यों ना जा रहा, अब क्यों नहीं जा रहा, क्या नीचे mg नहीं लग रहा, सर इस पे mg नीचे लग रहा है तो जा क्यों नहीं रहा, तो बता ना जा क्यों नहीं रहा, नीचे mg जब लग रहा है तो जा क्यों नहीं रहा। सर नीचे mg लग रहा, ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो बैलेंस कर लिया, कौन है वो, कौन है वो, किसने लगाया है वो, लैपटॉप ने। कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट में देखो चिपका हुआ, देखिए चिपका हुआ है। अच्छा तो यही कह रहे हो कि जो लैपटॉप ने इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इस बोतल के mg को बैलेंस कर लिया, उसी को आप कांटेक्ट को फोर्स कह रहे हो। हाँ, लैपटॉप ने कांटेक्ट में आके बोतल पे ऊपर फोर्स लगाया था जिसको हम कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं।
यही कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं। तो जहां भी कांटेक्ट होगा, एकदम जोरदार लाइन बता रहा हूं, याद रख लेना, जहां भी कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर दो लाइन खींच लो और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे, एन ऊपर एन नीचे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कांटेक्ट पे एक ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कांटेक्ट में एक ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अरे भाई साहब, कांटेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट होगा कि दो ऑब्जेक्ट होंगे? अरे दो चीजें आपस में चिपकेगा ना, और जो जितना ज्यादा चिपकेगा, जो जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा, ज्यादा चिपकेगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हाई है, एन इज हाई, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट। इफ एन इज लो, वीक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सॉरी, वीक कॉन्टैक्ट। नॉर्मल इज जीरो, मतलब नो कॉन्टैक्ट। जितना जोरदार चिपकोगे, जितना जोरदार चिपकोगे, कांटेक्ट उतना मजबूत होगा, और कांटेक्ट जितना मजबूत होगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट को बताता है। कांटेक्ट जितना मजबूत, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा। कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट को चिपका के रखने का काम करता है। कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट को चिपका के रखने का काम करता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये रखा है यहां पे M1, और इसके साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट चिपका के रख दिया मैंने M2। तो सर क्या M1 और M2 के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स होगा? हां, M1 और M2 के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स होगा। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका कांटेक्ट कैसा है? वर्टिकल। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचो, आगे वाले पे आगे और पीछे वाले पे पीछे। मोस्ट कॉमन डाउट बच्चों का नॉर्मल रिएक्शन पढ़ने के बाद क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन पढ़ने के बाद आता है कि सर अरे रामलाल तू गजब है, वीक नहीं वीक। अबे कंसेप्ट समझ लेना, कंसेप्ट समझ ले, अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आया हूं मैं। वीक मतलब कमजोर। तुम जैसे को फिजिक्स समझा दो, ये बहुत बड़ी बात है। लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट मत किया कर, ढंग का कुछ पूछ। तो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट आता है बच्चों को कि सर कभी तो आप कहते हो कांटेक्ट आगे, नॉर्मल रिएक्शन आगे, कभी कहते हो नॉर्मल रिएक्शन पीछे। तो नॉर्मल रिएक्शन सर आगे की पीछे? अरे दादा, कांटेक्ट अगर कहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन आगे भी और पीछे भी। आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। चिपको तो सही पहले। अब तुम्हारे लिए चिपकने के लिए क्या है? दीवार से चिपकोगे, और कहां चिपकोगे जाके तुम? चिपकने के लिए कुछ और है नहीं। अब मान लो दीवार से चिपका, अब दीवार को तुम कहां धक्का दे रहे? अंदर। दीवार को कहां धक्का दे रहे? बोर्ड को कहां धक्का दे रहे? अंदर। मैं बोर्ड को कहां धक्का मार रहा हूं? अंदर। तो बोर्ड पे नॉर्मल बता अंदर, मेरे पे नॉर्मल बता आगे। अरे आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। कितना आसान कंसेप्ट है। जो आगे रखा है उस पे आगे, जो पीछे रखा है उस पे पीछे, जो ऊपर है उस पे ऊपर, जो नीचे उस पे नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कितना आसान है। जहां कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल होगा। जहां दो चीजें तुम्हें चिपका हुआ दिखाई दे, समझना उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और जितना ज्यादा मजबूती से चिपकेंगे उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, और जितना जितना कम चिपकेंगे उतना कम नॉर्मल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तू एकदम मरा मरा सा कमजोर आदमी है, ऐसे मरा मरा सा जा रहा है। अब तू क्या चिपकेगा यार किसी से? तू चिपकेगा भी तो तू नॉर्मल जो पैदा कर पाएगा बड़ा कम होगा। चिपकने वाला भाग जाएगा तुम्हारे से। क्या चिपक रहा है? क्यों ही चिपक रहा है ये? अब तू मरा मरा सा आदमी क्या चिपकेगा बता? नॉर्मल बड़ा कम होगा। और जितना जोरदार चिपकेगा नॉर्मल उतना ज्यादा होगा। अगर मान ले तो इंक्लाइन प्लेन पे जाके चिपकेगा, देख इधर, इंक्लाइन प्लेन पे जाके चिपकेगा। अब समझना, इंक्लाइन प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने मास का। अब बताओ इस पे नॉर्मल किधर लगेगा और कितना लगेगा? नॉर्मल कितना लगेगा और कितना लगेगा और किधर लगेगा? अब यहां पे कांटेक्ट कैसा है बताओ? ये थीटा एंगल है, हां सर थीटा एंगल है। यहां पे कांटेक्ट कैसा है? यहां पे कांटेक्ट इंक्लाइंड है।
तो इंक्लाइन सरफेस पे कांटेक्ट पे जाके दो लाइन खींचो सर, ऐसा वाला, हाँ ऐसा वाला। तो सर ये लाइन x में है कि y में है? ये लाइन ना तो x में है ना y में है, ये कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है, अच्छा हाँ, तो इधर ऊपर वाले पे ऊपर नॉर्मल, नीचे वाले पे नीचे नॉर्मल। अब बहुत ही ध्यान से और प्यार से बताना कि ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगा है। ये नॉर्मल, इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन किसने डाला, किसने रखा नॉर्मल रिएक्शन, और क्यों रखा होगा? तो इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन इसलिए रखा गया है, कि वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन। और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू ब्लॉक। कितना आसान कंसेप्ट है। आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। कंफ्यूज नहीं होना। अब मान लो यहां पे ये मैंने बनाया है ग्राउंड, ये क्या है बेटा, ग्राउंड, और एक ब्लॉक रखा मैंने यहां पे, और एक ब्लॉक यहां पे रखा। आपको बताना है कितने नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होंगे, कितने, है ना, पेयर एक कांटेक्ट पे दो काउंट करके बताना है कितने नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे कहां कहां लगेगा, कितने नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होंगे। नंबर ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नंबर मतलब काउंट करके बताओ कितने कांटेक्ट फोर्स एक्ट होंगे, कितने। ऐसा नहीं समझना कि सर ये हवा में है क्या, ये चिपका हुआ है, थोड़ा सा दिखाई दे इसलिए मैंने अलग अलग बनाया। कितने नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होंगे, 4 6 2 1, बहुत बढ़िया, 4 6 2 1, 4 6 2 1। रामलाल, सबसे पहले ये कांटेक्ट है यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और सर यहां भी कांटेक्ट, हाँ यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो कितने नॉर्मल रिएक्शन हो गए, 4। कैसे, दो ही तो कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट ग्राउंड और M1 के बीच, एक कांटेक्ट M1 और M2 के बीच। अब ये मत पूछना सर ग्राउंड भी तो कांटेक्ट में, ग्राउंड धरती किससे कांटेक्ट में होगा भाई, ये ग्राउंड है, सिंपल। तो कितने होंगे, 4। अब ये कांटेक्ट सरफेस से ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। यहां पे इस पेयर का नाम दे दो N1 और इस पेयर का नाम दे दो N2, इस पेयर का नाम दे दो N2। चलो इसको मैं बड़ा कर देता हूं, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो ये N2 ऊपर लगा है और ये N2 नीचे लगेगा, ये N1 ऊपर लगेगा और ये N1 नीचे लगेगा। अब मुझे, हाँ, 2 पेयर मतलब 4 फोर्स, 2 पेयर मतलब 4 फोर्स। ये N1 किस पे लग रहा, ये वाला N1 किस पे लग रहा, M2 पे लग रहा। किसने लगाया है, M1 ने। ये N1 किस पे लग रहा, सर ये M1 पे लग रहा है, किसने लगाया है, M2 ने लगाया। ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा, ये N2, ये M1 पे लग रहा ऊपर की तरफ। ये N2 किस पे लग रहा, ग्राउंड पे लग रहा। ये किस पे लग रहा, ग्राउंड पे लग रहा। वेट मेजरिंग मशीन जो होता है, वेइंग मशीन जहां पे ये आदमी खड़ा होता है, तो वेइंग मशीन असल में क्या मेजर करता है, वेइंग मशीन असल में क्या मेजर करता है, आदमी का वेट, मास या नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, वेट, मास, नॉर्मल रिएक्शन। अरे वेट मेजरिंग मशीन, वही कभी जाते हो मेला वाला में तो उधर आंटी बैठी होती है, उनको 2 रुपए देते हो और खड़े हो जाते हो,
लड़कियां जब जाके खड़ी होती है तो कहती है एक्चुअली ना मेरे ये थोड़ा सा स्वेटर का वेट ज्यादा हो गया है, मेरा वेट तो बहुत कम है, मेरा स्वेटर और जींस का वेट ज्यादा हो गया। भाई तू मोटी, तेरा ही वेट ज्यादा है। तो असल में मजाक कर रहा हूं, असल में वेइंग मशीन क्या मेजर करके बताता है? तुम्हारा मास, तुम्हारा वेट या नॉर्मल रिएक्शन? तुम्हारा मास, तुम्हारा वेट या नॉर्मल रिएक्शन? बच्चे धुआंधार लिखे जा रहे, एकदम धुआंधार धकाधक लिखे जा रहा है, चरबेट बेट चरबेट चरबेट चरबेट। ये जो तुम्हारा वेइंग मशीन हो, वेट कैसे मेजर कर लेगा यार? एक बात बता, वेट फोर्स किस पे लग रहा? तुम पे लग रहा। इस आदमी के पेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस वेइंग मशीन पे कैसे पड़ेगा? वेइंग मशीन तुम्हारे वेट को मेजर नहीं करता है, तो सर वो किसको मेजर करता है? ध्यान से सुनिए। क्या यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन का पेयर लगेगा? हां, एक नॉर्मल रिएक्शन का पेयर लगेगा। कहां पे नॉर्मल रिएक्शन का पेयर लगेगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। दो, ये आदमी और वेइंग मशीन के बीच में कांटेक्ट है। कांटेक्ट सरफेस पे जाके दो लाइन खींचोगे, दो लाइन खींचोगे। आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे, वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे। अब इस मैन पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, तो आप ये कह सकते हो कि ऑन मैन, मैन पर जितना mg नीचे लग रहा उतना ही नॉर्मल ऊपर होगा, तो n बराबर mg आप कह सकते हो। और जितना मैन ने नॉर्मल लगाया है वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन उसको रीड करेगा। मैन ने कंटैक्ट में खड़े होने की वजह से जितना फोर्स से वेइंग मशीन को नीचे कंप्रेस करेगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को वेइंग मशीन मेजर कर लेगा, और ये नॉर्मल इस नॉर्मल के बराबर होगा, और ये नॉर्मल mg के बराबर है, ये नॉर्मल mg के बराबर है। मान लो तुम जो कह रहे हो कि सर ये वेट मेजर करता है, एक बार ध्यान से सुनना। मान ले तू यहां पे खड़ा हो गया और मैं यहां पे खड़ा हूं। मैंने क्या किया कि तुम्हारे मुंडी को कंप्रेस कर दिया जोर से। एक बच्चा कह रहा सब तीनों को मेजर करता है। अबे गधा सुन, नहीं है बुद्धि तो सुन और समझ। मैं तुम्हारे मुंडी को पकड़ के नीचे दबा दिया। अब बताइए रीडिंग ज्यादा शो करेगा कि कम शो करेगा? सर अगर मुंडी पकड़ के नीचे दबा दोगे तो रीडिंग ज्यादा शो करेगा, रीडिंग ज्यादा शो करेगा। क्यों? क्यों? तेरा मास बढ़ गया क्या? नहीं, मास तो उतना ही है। क्या तेरा वेट बढ़ गया क्या? नहीं, वेट तो उतना ही है। तो क्या बढ़ गया? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अरे दादा एक बात बताओ, मान लो ये लैपटॉप मैंने अपने सर पे रख लिया है, मेरा मुंडी ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, ये यहां पे रीडिंग लगाओ, देखिए नाक मेरा रीडिंग बता रहा। अब लैपटॉप का वेट मेजर करना, मैंने लैपटॉप रख दिया, लैपटॉप रख दिया, तो अब लैपटॉप मेरे मुंडी को जितने फोर्स से दबाएगा, मेरे मुंडी पे नॉर्मल किधर है? बताओ। हाँ ज्यादा। मेरे मुंडी पे नॉर्मल किधर है? मेरे मुंडी पे नॉर्मल नीचे है, लैपटॉप ने लगाया है, और मेरे मुंडी ने लैपटॉप पे किधर नॉर्मल लगाया? ऊपर। तो लैपटॉप में जो नॉर्मल ऊपर लग रहा वो लैपटॉप के वेट के बराबर, और लैपटॉप पे जितना नॉर्मल ऊपर लगा है, लैपटॉप कांटेक्ट होने की वजह से मेरे मुंडी पे नॉर्मल नीचे लगा है। अब मेरा ये रीडिंग बता रहा चलो 5 किलो का है, ये मेरा मुंडी क्या बता रहा? ये रीडिंग बता रहा 5 किलो का है। अब मैं उसके ऊपर रख देता हूं अपना फोन। अब ले फोन रख दिया, दिख रहा है तुम्हें? ये फोन रख दिया। अब बता रीडिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा सर। अब ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, रेड आपके मुंडी को और दबाएगा। चल मैं इसके ऊपर रख लेता हूं ये। अब बता क्या होगा? अब बता क्या होगा? ये नीचे गिरा। अब बता क्या होगा? अब बता क्या होगा? तो अब ये और ये फोन एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे कांटेक्ट फोर्स की वजह से। ये इसके साथ चिपक जाएगा और ये मेरे इस पे फोर्स लगाएगा। रामलाल, तो रीडिंग कैसे बढ़ रहा? आदमी का वेट तो नहीं बढ़ा, मैंने क्या किया? इसके मुंडी को पकड़ के नीचे दबा दिया। तो असल में ये मैन अब ज्यादा नीचे फोर्स लगाएगा वेइंग मशीन पे, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स बढ़ जाएगा, इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? क्या बढ़ जाएगा? कांटेक्ट फोर्स बढ़ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। टेंशन फोर्स तो मैंने आपको समझा दिया था। टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे लेंथ के अलोंग लगता है। टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे लेंथ के अलोंग लगता है। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है?
नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो एक साहब ये स्प्रिंग है जो अपने मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन को हम कहते हैं कि इसका नेचुरल लेंथ है। कभी स्प्रिंग से बचपन में खेले हो? स्प्रिंग खींच के छोड़ दिया होगा, कंप्रेस करके छोड़ दिया, है ना? स्प्रिंग से ये नेचुरल लेंथ है, मतलब इस पे इलोंगेशन कितना है? इलोंगेशन है इस पे बेटा 0, है ना? नेचुरल लेंथ पे अपने इस पे इलोंगेशन कितना है बेटा? 0 है। ठीक है, तो कोई भी स्प्रिंग फोर्स इस केस में नहीं लग रहा होगा। कोई भी स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर नहीं लग रहा होगा। जब स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे होता है, नेचुरल लेंथ पे होता है, तो उसमें कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होता। अच्छा चलो, तुमने अगर स्प्रिंग से खेला है तो मुझे ये बताओ कि मान लो ये स्प्रिंग है, एज्यूम करो ये स्प्रिंग है, और तुमने थोड़ा खींचा तो आसानी से खींच गया, लेकिन जब तुम और ज्यादा खींचते जाते हो तो क्या खींचने में एफर्ट्स ज्यादा लगाता है? जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ जाती है, क्या खींचने में ज्यादा एफर्ट्स लगता है क्या? पेन वाली स्प्रिंग से खेला है, ठीक है बेटा, पेन वाली स्प्रिंग से अगर खेला है तो पेन वाली स्प्रिंग पकड़ो और थोड़ा खींचो। जब थोड़ा खींचोगे ना तो आसानी से खींच जाएगा, थोड़ा और खींचोगे तो ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा और खींचोगे तो ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग का एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं साहब? के से। ठीक है, अब होता क्या है, ये मीन पोजीशन था इसका, ये मीन पे था। अब इसके लेंथ को मैं खींच के बढ़ाता जा रहा हूं। देखना, इसके लेंथ को मैं खींच के बढ़ाता जा रहा हूं और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके लेंथ को खींच दिया, जैसे अपन खींचते हैं ना स्प्रिंग को, उसके लेंथ को खींच दिया। अब जितना ज्यादा इसका लेंथ हम खींचते जाएंगे, ये एक्स हो जाएगा तुम्हारा इलोंगेशन। जितना ज्यादा खींचते जाएंगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग इलास्टिसिटी की वजह से डेवलप होता है, ये आपको 8th 9th चैप्टर में पढ़ना होता है। स्प्रिंग अपने लेंथ के इंक्रीज होने को अपोज करता है। आप खींचोगे तो स्प्रिंग आपको पीछे की तरफ खींचता है। आप दबाव महसूस करते हो ना, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो थोड़ा सा खींचने के बाद स्प्रिंग क्या करता है? अपने लेंथ में इंक्रीज होने को अपोज करता है। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, और स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसमें इलोंगेशन पैदा करोगे, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट किया जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। और डायरेक्शन किधर होता है स्प्रिंग फोर्स का? मीन पोजीशन के तरफ। हमेशा किधर होता है? देखो, ये मीन पोजीशन से आपने खींच लिया, ये मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेगा। तो ये बेचारे स्प्रिंग फोर्स का अगर ढंग से तुम इंटेंशन समझोगे तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है मैं जैसा हूं रहने दो, अगर मेरे लेंथ को जबरदस्ती पकड़ के बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मैं उसका अपोज करूंगा, और मान लो तुम यहां लाके छोड़ दिए तो मैं इसको अपने नेचुरल लेंथ पे वापस ले आऊंगा। नेचुरल लेंथ पे क्या करूंगा? वापस ले आऊंगा। नेचुरल लेंथ पे क्या करूंगा? वापस ले आऊंगा। अब देखो ध्यान से, दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को इसके मीन पोजीशन से कंप्रेस करके यहां तक ले आया। तो कंप्रेस करने के लिए क्या मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा? देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, मैंने खुद कंप्रेस किया। तो जैसे जैसे मैं कंप्रेस करता जाऊंगा, जितना ज्यादा लेंथ कंप्रेस करूंगा उतना ही ज्यादा मुझे कंप्रेस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग अपने लेंथ के डिक्रीज होने का अपोज करेगा और आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी kx होगी। और ये स्प्रिंग फोर्स का भी डायरेक्शन किधर है? देखो, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? मीन पोजीशन की तरफ। ये स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? मीन पोजीशन की तरफ। तो आप कह सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज acts towards the mean position. Spring force always acts towards the mean position.
स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बेचारा कहता है कि देखो मेरे लेंथ में कोई चेंज मत करो, अगर मेरे लेंथ को बढ़ाओगे तो मैं बढ़ने का अपोज करूंगा, मेरे लेंथ को घटाओगे तो मैं घटने का अपोज करूंगा। अब बढ़ने का अपोज कैसे करेगा? तो देखो अगर तुमने इसके मीन पोजीशन से इसके लेंथ बढ़ा के यहां पे ले आए तो स्प्रिंग फोर्स क्या चाहेगा? मेरा और खींच लो, खींच लो, मेरा खींच लो, मेरा खींच लो, मेरा खींच लो, ये कहेगा क्या स्प्रिंग? अरे स्प्रिंग क्या कहेगा? मुझे बता स्प्रिंग क्या कहेगा? मुझे और खींच लो, मुझे और खींच लो। कि स्प्रिंग अपने लेंथ के इलोंगेशन का अपोज करेगा, स्प्रिंग अपने लेंथ के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। जब स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग और दबाओ, और दबाओ, मुझे दबा के खत्म कर दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, मैं क्यों, मेरा जीवन ही क्यों है, मुझे खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, चिपका दो, छोड़ दो, ये कहेगा। कि जब उसको तुम कंप्रेस करोगे तो कहेगा नहीं नहीं मुझे मत दबाओ, मुझे कंप्रेस मत करो, अगर मुझे ज्यादा कंप्रेस करोगे तो मैं उतना ही ज्यादा अपोज करूंगी, मुझे जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे मैं उतना ज्यादा अपोज करूंगी। तो पहले कंप्रेस करोगे ना, कम एक्स कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स कम लगेगा, पहले अपोज करोगे तो स्प्रिंग लाइटली लेता है कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दबा रहा है दबा देने दो। पहले स्प्रिंग क्या करता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा दबा रहा है, इसको दबा लेने दो, कंप्रेस कर लेने दो, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना चलेगा, थोड़ा कर रहा है, थोड़ा कर रहा है। लेकिन जैसे तुम ज्यादा दबाओगे, जितना ज्यादा दबाओगे स्प्रिंग को आएगा गुस्सा, जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा अपोज करेगा। अगर तुमने ये एक्स तेरा क्या है बोल, एक्स तेरा क्या है? कंप्रेशन। एक्स क्या देख? कंप्रेशन। अब तुम इसको जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा इसको गुस्सा आएगा, बोलेगा अब नहीं, पहले थोड़ा दबाया, वैसे शर्माएगा स्प्रिंग, कहे चलो थोड़ा दबा लो कोई बात नहीं, थोड़ा और दबाओगे, बोलेगा चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अपोज करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा दबाओगे तो बोलेगा ठीक है दबा लो, ऐसा नहीं, वो कहेगा नहीं, जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा मैं अपने लेंथ में डिक्रीज होने का अपोज करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरा जो पहले इनिशियल शेप था, इनिशियल लेंथ था, वहां पे मैं वापस आ जाऊं, वहां पे मैं क्या करूं, वापस आ जाऊं, वहां पे मैं वापस आ जाऊं। तो देखो ये वापस यहां पे ओरिजिनली था, ये मीन पोजीशन है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल साइज इसका इतना था, नेचुरली इसका लेंथ इतना था। अगर इसको कंप्रेस करके पीछे ले जाओगे है भाई, बताओ ये इसका नेचुरल लेंथ है, ओरिजिनल साइज है। अब ओरिजिनल साइज से उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, आओ तुम्हारा साइज बढ़ा देता हूं, आओ तुम्हारा लेंथ बढ़ा देता हूं, स्प्रिंग बोलेगा नहीं नहीं रहने दो ना, जैसा मैं हूं वैसा ठीक है। क्योंकि असल में ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगा तो भी इसको समस्या है, और लेंथ घट जाएगा तो भी समस्या है। तो लेंथ बढ़ने का अपोज करता है, लेंथ घटने का अपोज करता है। तो खींच दोगे तो क्या करेगा स्प्रिंग, बताओ? अगर स्प्रिंग को खींच दोगे, चलो यहां पे बताओ, ये देखो यहां पे स्प्रिंग को खींच दिया, ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, इलोंगेटेड स्प्रिंग है, ये देखो ये खींचा हुआ स्प्रिंग है, इलोंगेटेड स्प्रिंग है। तो बताओ ये स्प्रिंग क्या चाहता है? ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, ये क्या चाहेगा? ईमानदारी से बताओ ये क्या चाहेगा? ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, ये क्या चाहेगा? बताओ ये क्या चाहेगा? इलोंगेटेड स्प्रिंग है, क्या चाहेगा? बोल क्या चाहेगा, बोलना यार जल्दी, समय नहीं है। क्या चाहेगा? खींचा हुआ स्प्रिंग है, इलोंगेटेड, क्या चाहेगा बोल? अरे अपोज करेगा दादा, किस बात का अपोज करेगा? इसको आके किसी ने खींच के चला गया, कोई आया और इसको खींच के चला गया, है ना? तो इसको किस बात का दुख है? अपना लंबाई बढ़ने का। तो ये क्या चाहेगा? अपना लंबाई कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस कांटेक्ट पे स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाएगा, इस कांटेक्ट पे स्प्रिंग आगे फोर्स लगाएगा। तो ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, इस पे पीछे और इस पे आगे। और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग का ये देखो, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है,
इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग क्या कहेगा? इसको कोई दबा के चला गया कोई आया इसको दबा के चला गया, तो साहब ये स्प्रिंग बड़ा परेशान हुआ, ये देखो ना मुझे कोई दबा के चला गया। तो ये क्या चाहेगा? अब ये क्या चाहेगा? ये अपने लेंथ को वापस से और नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगा, है ना। कोई देख ले इससे पहले क्या चाहेगा कि नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। बताइए मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? आप बताइए व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन फोर्स। देखो टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के अवे लगेगा, है ना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट पॉइंट से अवे भी लग सकता है। अगर कोई इसको खींच के चला गया, लंबाई बढ़ा के चला गया उसका, अब दुनिया वाले देखेंगे तो उसमें हंसेंगे कि दुनिया वाले देखेंगे बोलेगा अरे तेरा नेचुरल लेंथ तो ये था, कोई तुम्हें खींच के चला गया, तुम्हारा शकल खराब कर दिया। तो दुनिया वाले देख ना ले उससे पहले ये क्या चाहेगा? अपनी शकल को ठीक करना। तो ठीक करने के लिए कांटेक्ट पॉइंट से अवे फोर्स लगाएगा, है ना, कांटेक्ट पॉइंट से अवे फोर्स लगाएगा। अब कोई इसको दबा के चला गया तो दुनिया वाले देख ना ले, इससे पहले ये क्या चाहेगा? अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए क्या करेगा? नेचुरल लेंथ में आने के लिए कांटेक्ट पॉइंट की तरफ फोर्स लगा रहा। देखो बताओ, कांटेक्ट पॉइंट की तरफ फोर्स लगाएगा। अबे कोई इसको दबा के चला गया यार, अब मान ले मैं आऊं और दोनों तरफ से तेरा मुंडी पिचका दूं, दोनों तरफ से मुंडी पिचका दूं, ऐसे पकड़ के पिचका दो, क्या करेगा तू? सर ऐसे ही बैगन जैसा है शकल मेरा, अरे तेरा, मेरा नहीं। क्या जोरदार चमका, फटाफट बताइए। क्या ये फोर्स का कंसेप्ट समझ आया? स्प्रिंग फोर्स कब किधर लगता है? हाँ एक बच्चे ने बहुत सही लिखा है, चाहे जो भी हो जोरदार लिखा है। कह रहा है कि सर देखो टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अबे और लेंथ के लॉन्ग लगता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट पॉइंट से अवे भी लग सकता है, लेंथ स्प्रिंग के लेंथ के लॉन्ग, और स्प्रिंग के लेंथ के डायरेक्शन में भी लग सकता है। चमका? चलो, तो ये था स्प्रिंग का कहानी। अब हम वापस आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऐसे आप एकदम ये नेचुरल लॉ है, वो आप पहले ही समझ चुके हो। न्यूटन ने कुछ नहीं किया, टोपी पहनाया लोगों को, एकदम एक आसान से कंसेप्ट को अपना लॉ का नाम दे दिया। सुनो, तूने फिजिक्स में क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में वेलोसिटी जीरो और हमेशा जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। ये हम जानते थे। इसी को न्यूटन ने अपना क्रेडिट ले लिया और अपना एक लॉ दे दिया, और उस लॉ का नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज नथिंग बट अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन के क्वालिटी को समझाना चाह रहा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ net external force acting on a body is zero, then acceleration of the body will be zero. Hence velocity of object remains constant. Hence body will continue its state. Body will continue its state of rest or state of uniform motion. क्या यह बात आप नहीं जानते थे कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये तुम अभी जब समझ रहे हो कि पहली क्लास से समझते आ रहे हो, ये कोई नया बात नहीं है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन बॉडी विल चेंज इट इज देन बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट। दैट्स ऑल। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी दो एक्सिस में तोड़ लो। इफ
net force along x-axis is 0, then you can say acceleration of x must be 0. Must be 0. You cannot say what will be the acceleration along y-axis. क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करने के लिए है, पता है कि x और y को अलग अलग करके देखना है, x और y को अलग अलग करके देखना है, तो हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ x एक्सिस में अलग समझना पड़ेगा और y एक्सिस में अलग समझना पड़ेगा. इफ नेट फोर्स along y is 0, then acceleration along y axis must be 0. Must be 0. अगर x में फोर्स 0 है, x में फोर्स 0 है, तो क्या y का एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं पता भाई. यहां भी वही कहानी है कि ऑब्जेक्ट कहता है कि मेरे पे x एक्सिस में फोर्स 0 है, तो x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होगा, y का नहीं पता. y कहता है कि अगर मेरी तरफ फोर्स 0 तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तुम्हारा नहीं पता. x कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 होगा तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तुम्हारा नहीं पता. ये कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 होगा तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तेरा नहीं पता. ये कहता है मेरे अलॉन्ग फोर्स 0 होगा तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तेरा नहीं पता. ये कहता है मेरे अलॉन्ग फोर्स 0 होगा तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तेरा नहीं पता. नहीं पता. अगर फोर्स x एक्सिस में 0 है तो y के बारे में हम नहीं कह सकते. वेक्टर की तरह, बिल्कुल वेक्टर की तरह x एक्सिस का मोशन y एक्सिस के मोशन से इंडिपेंडेंट होता है. दोनों का मोशन बिल्कुल अलग अलग होता है. उसी तरीके से यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ x एक्सिस में और y एक्सिस में बिल्कुल सेपरेट और अलग अलग तरह से लगेगा, है ना. x एक्सिस के बारे में आप अलग कहेंगे, y एक्सिस के बारे में अलग कहेंगे. नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम. साहब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? अपना अपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब सी बात, ये कह रहा है मेरी तरफ फोर्स 0 तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तेरा नहीं पता. ये कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, तेरा नहीं पता. ये कहता है अगर मेरी तरफ फोर्स है तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, तेरा नहीं पता. ये कहता है मेरी तरफ फोर्स होगा तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, तेरा नहीं पता. चल चल एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम को हम सिंपल फॉर्म में एफबीडी बोलते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम. व्हाट डज मीन बाय फ्री? फ्री का मतलब होता है फ्री करना. फ्री का क्या मतलब है? फ्री का क्या मतलब है? कितने लोगों को मजा आया जरा बता दो फटाफट. मजा आया कि नहीं आया? लिखो जोरदार मजा आया. नहीं आया तो लिखो नहीं आया. क्या जोरदार मजा आया? चिंकी मिंकी. बहुत सही. मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता. वो कहती है अगर मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता. हां, बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहे हो. चिंकी मिंकी की तरह ये दिखने में बिल्कुल एक जैसा और लगता है कि दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन असल में एक दूसरे पे डिपेंड वो नहीं कर रहा होता है. वो कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका नहीं पता. और ये कहता है कि मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता. ये कहता है कि मेरे तरफ फोर्स लगेगा तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, उसका नहीं पता. ये कहता है मेरे तरफ फोर्स लगेगा तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, इसका नहीं पता. है ना, एकदम चिंकी मिंकी. चलो चलो आगे देखते. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि बॉडी को पहले फ्री करो, सिस्टम से बाहर निकालो. व्हाट डज इट मीन बाय सिस्टम? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 बॉडी. सिस्टम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 2 and more than 2 बॉडी. अब मान लीजिए एक सिस्टम में 2 और 3 बॉडी लगे हैं, तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम. सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम. सिस्टम से बॉडी को सेपरेट कर लो एंड represent it with point. उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो. देन नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अब उस पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो. 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, कितने लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो. देन ड्रॉ ऑल फोर्सेस इन अ वेक्टर फॉर्म. अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो ऊपर की तरफ दिखाओ, फोर्स नीचे लग रहा है नीचे दिखाओ, आगे लग रहा है तो आगे दिखाओ. ये एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म में उसको ड्रॉ करो. एंड देन टेक कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस.
अगर वेक्टर फॉर्म में x और y के बीच आ रहा है तो x और y एक्सिस में कंपोनेंट ले लो। अगर y में ही पूरा का पूरा फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दो। ये स्टेप है टू अप्लाई फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्टेप है टू अप्लाई फ्री बॉडी डायग्राम। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। अ ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ मतलब फ्रिक्शन वहां पे लग जाएगा, रफ है, रफ है। हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं आपको बताना है। ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा एक, और इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले ब्लॉक को तुम कहीं भी रखो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे लगता ही है, ठीक है सर। और कांटेक्ट की वजह से है ना, ब्लॉक पे पूछा है सिर्फ, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर लगेगा, है ना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में कैसे रह सकता है, तो इस तरफ जो mg का कंपोनेंट होगा उसको तो खींच के नीचे ले जाना चाहिए। तो रेस्ट में कैसे रह सकता है बेटा, एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग के, कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग के इसको नीचे जाने से रोकेगा। तो टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे, 3। हाँ बिल्कुल, 3 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बुक ऑफ मास 5 kg। देखिएगा बेटा, बुक ऑफ मास 5 kg placed on a table and pressed by a 100 Newton force। pressed मतलब उसको धक्का दिया, दबाया है, 100 Newton force, 10 Newton force, I am sorry, 10 Newton force। then the normal force exerted by the table on the book। टेबल बुक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 2 लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले पे नॉर्मल ऊपर, नीचे वाले पे नॉर्मल नीचे। तो ये जो नॉर्मल लग रहा है ऑन टेबल है, और ये जो नॉर्मल है वो ऑन बुक है। तो बोला है कि ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल ने बुक पे कितना लगा है ये फाइंड आउट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फटाफट आप जल्दी से जल्दी आंसर निकालें, कई बच्चे कह रहे हैं सी और कई बच्चे कह रहे हैं सर ए होगा, डी होगा, बी होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप यहां पे बनाएंगे एफबीडी। व्हाट डज मीन बाय एफबीडी? एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। पहला मैंने सिखाया था कि बॉडी को सिस्टम से मतलब टेबल से हटा के एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, एक पॉइंट बना दो। उसके बाद इस बॉडी पे 10 न्यूटन नीचे लग रहा, देखो यहां पे 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा, देखो ये 10 न्यूटन नीचे लग रहा। एक बॉडी पे फोर्स और नीचे की तरफ लगेगा, मास का 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, मास 5 g10 तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। और इस बुक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा, और बुक है बेटा रेस्ट में। तो रेस्ट में होने की वजह से जितना ऊपर फोर्स होगा उतना नीचे फोर्स होगा, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो जितना ऊपर फोर्स होगा उतना नीचे फोर्स होगा। तो ऊपर फोर्स n, नीचे फोर्स n, नीचे फोर्स 10 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। 60 न्यूटन कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो 60 न्यूटन के सबसे पास है 59 न्यूटन, वो टिक करेंगे। और असल में वो 59 न्यूटन इसलिए है क्योंकि सारे बच्चे डी कैसे दे रहे हैं, 59 न्यूटन इसीलिए है क्योंकि जी को 9.8 ले लिया होगा। वाह, एक बिल में से निकल के आया। सर एक बार और बता दो, डी कैसे दे रहे हो 50 भाई? यार चल बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और बताता हूं। काम ही क्या है मेरा, मजदूरी करना। ऐसे करोगे तो अच्छे सवाल में नहीं करा पाऊंगा, ये तो 9th का सवाल है। अगर ऐसे करोगे तो अच्छे सवाल में नहीं करा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं करा पाऊंगा। तुम मेरे टैलेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे जीवन में कभी। मेरा क्या है, जैसा पढ़ोगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा। ये टेबल है, उस पे ऊपर ब्लॉक रख दिया। मैं तुम्हें कोई भी ढंग की चीज नहीं सिखा सकता, तुम्हारा औकात नहीं है सीखने का। मुझे लगता है कि 2-4 साल अगर मैंने तुम्हें पढ़ा लिया ना तो मैं खुद ही बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा जो रियल टैलेंट है वो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तो रखा रखा मैं ही भूल जाऊंगा, मैं खुद के सारे मास्टर भूल जाऊंगा। सच बता रहा हूं। अगर तुम ऐसे सवाल बोलोगे कि इसको दोबारा बताओ, तो मैं ढंग के सवाल और अच्छे कंसेप्ट, अच्छे सवाल, अच्छे मास्टर तो मैं बता ही नहीं सकता।
चलो देखो, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि बुक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन टेबल एंड इट इज, मतलब बुक को प्रेस किया 10 न्यूटन फोर्स, प्रेस का मतलब दबाया ऐसे, तो बुक पे ऊपर की तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया है ना, ऊपर की तरफ से कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब तुम्हें क्या करना है, सुनो, बुक का एफबीडी बनाना है। क्या बनाना है, बुक का एफबीडी बनाना है, एफबीडी ऑफ बुक, इस बुक का एफबीडी बनाना है। तो सिस्टम से बाहर निकाल के बुक को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, या छोटा सा बुक ही बना लो, ऐसा 5 kg का बुक बना लो। अब इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 5 kg के ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो 5 kg के ऑब्जेक्ट पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से सर, एक तो ऊपर से 10 न्यूटन नीचे की तरफ लगाया, तो नीचे की तरफ देखो, ये एरो बता रहा है नीचे की तरफ 10 न्यूटन, तो ये हो गया तेरा 10 न्यूटन, और ऊपर से एक mg लगा है, इसके खुद के वेट की वजह से mg नीचे लाएगा। तो जब दो दो फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, नीचे इसलिए नहीं जा रहा है कि कांटेक्ट सरफेस पे 2 लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो नीचे वाला जो नॉर्मल है वो ऑन टेबल है, और हम टेबल का एफबीडी तो बना नहीं रहे, हम किसका एफबीडी बना रहे हैं साहब, हम बुक का एफबीडी बना रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल है वो ऑन बुक है, तो बुक पे एफबीडी नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर। अब ये है बेटा इक्विलिब्रियम में, मतलब रेस्ट में, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए, तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो N बराबर mg प्लस 10, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 9.8 प्लस 10, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.9 प्लस 49 प्लस 10 इज इक्वल टू 59 न्यूटन। N बराबर 59 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। वाह, एक बच्चा कह रहा है कि सर नीचे की तरफ है तो हम निगेटिव नहीं लेंगे। अरे बेटा निगेटिव ही तो लिया है। अबे तुम्हें बोल तो रहा हूं, ऊपर वाला जितना फोर्स लगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। चल तू ऐसे कर, नीचे निगेटिव ले, ऊपर जितना फोर्स लगा सबको जोड़ो, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नेट फोर्स लिखो। साहब पागल हो जाऊंगा। नेट फोर्स लिख, ऊपर एन, नीचे इसलिए निगेटिव लिख, -10 माइनस mg, और नेट फोर्स 0 होगा तो ये माइनस आएगा तो उधर प्लस होगा, तो n बराबर 10 प्लस mg। ले, अबे गधा है क्या तू, कहां से निकल के आया है? नीचे है तो माइनस लेंगे। मैं कह रहा हूं जितना ऊपर फोर्स है उतना ही नीचे फोर्स है, तो आप क्या करो, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो बैलेंस हो गया। तो जितना ऊपर लग रहा उतना नीचे लग रहा, तो ऊपर जितना लग रहा नीचे उतना ही नीचे लगा, तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब अगर सब नीचे को माइनस लो तो ले ना, माइनस ले नीचे को, ले नेट फोर्स लिख, ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला माइनस, तो ऊपर वाला प्लस n, नीचे वाला -10 माइनस mg बराबर 0। ये दोनों निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। भाई साहब क्या ही पढ़ाऊं। नीट 2013 में सवाल पूछा है, नीट 2013 में सवाल पूछा है, 3 ब्लॉक विथ मास m, 2m एंड 3m। देखो m, 2m और 3m, नीट 2013 का सवाल है। आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग एज सोन इन अ फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m। इस ब्लॉक को पकड़ के रस्सी से बांध के ऊपर की तरफ F फोर्स लगाया, देन द मासेस मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड v, है ना। अपवर्ड मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया ऊपर की तरफ, और कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा। देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। 2m ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा, ये 2m ब्लॉक पे नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2m ब्लॉक। बताइए आंसर बताइए। अरे तू बताएगा मुझे आगे का पढ़ाओ कि पीछे का पढ़ाऊं? सजेशन देना बंद कर, आगे का पढ़ाओ, चुपचाप पढ़। चलो बताओ इसका आंसर, आंसर बताओ इसका क्या होगा।
यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को रिपीट करने की जरूरत है? डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2013 में पूछा है, 2 दिन के इतने मेहनत के, है ना, पहाड़ तोड़ने के बराबर मेहनत करने के बाद मुझे डी आंसर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सच में तुम्हें कुछ सीखने को मिला है। सीधा देख के तुम डी आंसर बता सकते हो। कैसे? तो देखो, हालांकि अगर मैं 2m का FBD बनाऊं तो मुझे पता है कि यहां पे कांटेक्ट क्या है, नीचे एक टेंशन लग रहा होगा इस पे T1 और ऊपर टेंशन लग रहा होगा T2। पता है कि ऊपर टेंशन लग रहा होगा कुछ T2, नीचे टेंशन लग रहा होगा T1 और नीचे इस पे mg भी लग रहा होगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी तो ऊपर कांस्टेंट बोल दिया, तो एक्सीलरेशन 0 होगा। तो पक्की बात है ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस पे नेट फोर्स 0 ही लगना चाहिए। नेट फोर्स 0 ही लगना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेट फोर्स क्या लगना चाहिए? 0 ही लगना चाहिए। नेट फोर्स 0 ही लगना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m। फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m। इस m मास पे नेट फोर्स बताइए कितना होगा? इस m मास पे नेट फोर्स, समझ आ गया? बहुत बढ़िया, जोरदार समझ आ गया ना, दम चमका, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है। अगर मेरे से पूछो तो इस पे एक mg लगेगा, इस पे एक mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और हो सकता है कि फ्रिक्शन या कोई और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा हो। लेकिन मुझे पता है कि ये कांस्टेंट लिखा है, देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m। नेट फोर्स, इवन नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स ऑन मास m। नेट फोर्स ऑन मास m बताओ कितना लगेगा? 0। क्यों साहब? तो गिनने को तो आप गिन लो, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 10 फोर्स, 20 फोर्स। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो मैं उसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछ रहा, mg की वैल्यू नहीं पूछ रहा। mg तो लग रहा होगा, m मास है तो mg लग रहा होगा, m मास है तो mg लगेगा, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा, और रफनेस होगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। लेकिन इस पूरे चैप्टर का पहला जो लॉ मैंने आपको सिखाया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए? 0 लगना चाहिए। उस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए? 0 लगना चाहिए। चलिए, अच्छा मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है m1, ये ऑब्जेक्ट है m2, ये ऑब्जेक्ट है m3। फाइंड नेट फोर्स ऑन m2, F नेट ऑन m2। m2 पे नेट फोर्स बताया जाए, m2 पे नेट फोर्स बताया जाए, m2 पे नेट फोर्स बताया जाए। सर क्या बताना, m2 रेस्ट पे है तो भले ही यहां पे कांटेक्ट लगा लो, यहां पे कांटेक्ट लगा लो, इस पे mg लगा लो, लेकिन है तो सर वो रेस्ट पे, और रेस्ट पे रखी हुई चीजों पे नेट फोर्स कितना लगता है? 0 लगता है। नेट फोर्स पूछ रहा हूं ऑन m2, m2 बीच में, इस पे नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रेस्ट में हो तो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0। बहुत बहुत 0 0 टाइप कर लिया। चलो नॉन जीरो वाले सवाल करते हैं, ठीक है। फाइंड T1 एंड T2। फाइंड T1 एंड T2, T1 एंड T2, T1 एंड T2 की वैल्यू बताया जाए। ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ये ऑब्जेक्ट है 4 kg का, ठीक है। इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ T1, इस पे टेंशन लग रहा है T2। अब T1 और T2 की वैल्यू बतानी, तो एक्चुअल में अगर प्रॉपर सॉल्यूशन देखोगे, अब यहां से जर्नी बहुत जोरदार होने वाला है, ढंग के अच्छे सवाल मिलेंगे, दिमाग में लगा हुआ जंग साफ होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल यहां पे आएंगे। अब देखो 2 kg का FBD बनाओ सबसे पहले। FBD ऑफ 2 kg, FBD ऑफ 2 kg। तो बेटा इस 2 kg को पॉइंट से रिप्रेजेंट करो सबसे पहले। तो 2 kg को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एक पॉइंट से। अब इस 2 kg पे टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे? सर इस 2 kg पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन T1 ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ।
तो नीचे की तरफ बेटा इस पे दिखाएंगे आप mg और ऊपर एक टेंशन दिखाएंगे t। आप कहेंगे कि सर ऊपर की तरफ एक टेंशन T1 लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं T1 बराबर मास mg मास 2 और g 10, 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। चलिए साहब, अब हम FBD बनाते हैं 4 kg का। 4 kg का जब आप FBD बनाएंगे तो 4 kg को सिस्टम से हटा के पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 kg का ऑब्जेक्ट हो गया है ना, पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, गोला बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 4 kg पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? तो देखो बेटा, मैंने 1 घंटा लगा के तुम्हें नॉर्मल और टेंशन और वेट का कंसेप्ट अच्छे से सिखाया है ना, और फिर भी तुम सब लोग गलत जवाब दिए जा रहे हो। बड़ा दुख होता है इस बात से। कोई बात नहीं, देखते हैं। इस 4 kg पे एक स्ट्रिंग यहां पे कनेक्टेड, तो इसके वजह से नीचे की तरफ टेंशन लगेगा T1। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, नीचे की तरफ टेंशन लगेगा T1, तो यहां पे नीचे की तरफ टेंशन लगेगा T1। और इस 4 kg पे ये ऊपर वाला जो रस्सी बंधा है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T2। ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा यहां पे T2, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए उसका कांटेक्ट में होना, रस्सी से बंधा होना, कहीं रखा होना जरूरी नहीं है। तो गधे पे बैठ जाएगा तो भी तोड़े पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg। ओके, वेरी गुड। अब मैं यहां पे कहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई प्लस माइनस का कंसेप्ट यहां पे नहीं लगाना। हाँ, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस होगा। जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। ऊपर वाला फोर्स T2, नीचे वाला फोर्स T1 प्लस mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? 20 प्लस m इज 4 एंड g इज 10, तो ये हो जाएगा 20 और 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, चलो अब दूसरा एक छोटा सा MR स्टार में आपको सिखाऊं। एक छोटा सा MR स्टार है ना। क्या है छोटा सा MR स्टार? ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये T2 निकालने के लिए यहां पे T1 का पता होना जरूरी नहीं था। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप एक कंसेप्ट और मान सकते हो कि यहां पे एक स्ट्रिंग से ये बंधा है और इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। सर इन दोनों को अगर एक यूनिट मान लोगे, 2 और 4 को सिंपल 6 kg एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? 6 kg। 6 kg एज्यूम कर लो। तो सर यहां पे 2 kg पे ऊपर टेंशन T1 लग रहा था और यहां पे टेंशन T1 नीचे लग रहा था, तो ये जो रस्सी है इन दोनों को चिपकाने का ही तो काम कर रहा है। असल में यहां पे टेंशन जो नीचे लग रहा और यहां पे टेंशन जो ऊपर लग रहा, ये क्या कर रहा है? दोनों को एक ऑब्जेक्ट मानने का काम कर रहा। दोनों को एक ऑब्जेक्ट मानने का काम कर रहा। तो इस पे टेंशन नीचे लगा, इस पे टेंशन ऊपर लगा। अब दोनों को एक सिस्टम मान लोगे, एक बॉडी मान लोगे, तो इस पे नीचे उतना ही इस पे ऊपर, तो दोनों कैंसल हो जाएगा। सर दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि अगर इन दोनों को चिपका ले तो इस पे जो, देखिएगा ध्यान से, इस पे जो T1 ऊपर लगा और इस पे जो T1 नीचे लगा, ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएगा। 4 और 2 kg को एक ही यूनिट मान लूंगा। तो ध्यान से सुनना, 6 और 2 kg को एक ही यूनिट मान लूंगा तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल फोर्स, मतलब ये कैंसिल। तो इन दोनों को मैं चिपका हुआ मान सकता हूं। अगर इन दोनों को चिपका हुआ मानूंगा तो ऊपर आपका इस रस्सी में टेंशन T2 और नीचे mg, सीधा mg मतलब 6 × 10 60 न्यूटन। तो T2 बराबर 60 न्यूटन। जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, 60 न्यूटन का सीधा आंसर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्रॉपर मेथड ये है, एकदम बेसिक से बताया है मैंने। लेकिन यहां पे आपको कैलकुलेट करने के लिए T1 की वैल्यू पता होना जरूरी है, और T1 निकालने के लिए पहले ये निकालेंगे। तो पहले यहां से T1 निकाला, फिर यहां से T2 निकाला, फिर T1 निकाला, फिर T1 की वैल्यू रख के T2 निकाला, या डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेट मेथड है। अब इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊं, इस MR स्टार की जरूरत आपको पड़ेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी। सर कैसे ज्यादा पड़ेगी? चलिए देखिए, यहां पे एक सवाल लिया मैंने,
ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये भी 5 kg का ऑब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं। अब मेरे से पूछा है कि T3/T1 बताओ। अब T3/T1 बोला है तो सबसे पहले T1 निकालने के लिए इस C का FBD बनाओ। तो ये रहा बेटा C। अब इस C पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? इस C वाले ऑब्जेक्ट का FBD बनाया है मैंने, FBD बनाया है C का। तो C पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है T1। तो डायरेक्ट आ जाएगा T1 बराबर mg, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 न्यूटन। अब यहां से T1 निकाला, अब इस पे T1 नीचे लग रहा, इस पे T1 ऊपर लग रहा, तो T1 नीचे, T2 ऊपर, फिर T2 निकालो, फिर इसका FBD बनाओ, नीचे T2 ऊपर T3, फिर नीचे mg, फिर यहां करो, या डायरेक्ट MR स्टार लगाओ। डायरेक्ट MR स्टार क्या कहता है? वो कहता है कि ABC को एक सिस्टम मान लो, A प्लस B प्लस C को एक सिस्टम मान लो और डायरेक्टली इस रूफ से जोड़ दो। अगर तीनों को चिपका दिया आपने, यहां से देखिएगा ध्यान से, इस तीनों को मैंने एक यूनिट मान लिया। तो तीनों को जब मैं एक यूनिट मानूंगा, बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, मजा आ गया, जोरदार बेटा, बहुत बढ़िया। अगर तीनों को एक यूनिट मानूंगा तो ये T1 इस पे ऊपर, इस पे नीचे, तो ये इंटरनल फोर्स की तरह कैंसिल हो जाएगा। इस पे T2 ऊपर, इस पे T2 नीचे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 5 5 15 kg बनेगा। तो 15 kg पे नीचे mg हो जाएगा आपका 15 इंटू जी की वैल्यू 10 और ऊपर में ये रहा आपका T3। तो T3 बराबर 150 न्यूटन। अब आपसे पूछा था T3/T1, तो T3/T1 इज इक्वल टू 150/50 इज इक्वल टू 3:1। 3:1 मतलब 3/1, मतलब 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जोरदार है मास्टर। अब जाके तो कोई सा भी दुनिया का किताब खोल ले, इस सवाल का सॉल्यूशन पूरे एक पेज में किया होगा। सर कैसे? तो पहले इसका FBD बनाया, फिर T1 निकाला, फिर इसका FBD बनाया, इस पे T1 नीचे, T2 ऊपर, फिर mg नीचे, फिर T2 निकाला, फिर इसका FBD बनाया, फिर T2 नीचे, देखो ना T2 यहां पे कांटेक्ट पॉइंट से नीचे, फिर mg नीचे, T3 ऊपर, फिर इसका FBD बनाया, है ना? आओ, if m1 and m2 is at rest, then find m1/m2। रेस्ट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, फिक्स्ड है, रेस्ट पे, है ना? रेस्ट पे। तो m1/m2 का रेशियो बताओ। अब यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने इंक्लाइन प्लेन पे mg का कंपोनेंट लेना आपको सिखा दिया है। इंक्लाइन प्लेन पे mg का कंपोनेंट लेना सिखा दिया है। अब देखिए m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल, ओहो कलर चेंज, m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक लगेगा, हाँ नीचे लगेगा, एकदम नीचे लगेगा m2g। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा ईमानदारी से बताओ कि इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? बोलो, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, ये m2 मास है तो m2g, और इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग अगर 60 डिग्री एंगल है तो sin 60, ये होगा सर। ठीक है। अब कॉन्टैक्ट पे स्ट्रिंग के लॉन्ग एक टेंशन T यहां होगा, हाँ बिल्कुल होगा, और यही स्ट्रिंग यहां तक गया तो यहां पे भी उतना ही टेंशन होगा, और रस्सी के लेंथ के लॉन्ग T होगा। ठीक है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m1g लगेगा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा m1g का, m1g sin 30। बताओ हाँ या ना? क्या मैंने सारे फोर्स बना लिए हैं कि एक दो फोर्स अभी बचा हुआ है? सैल्यूट है बेटा, सैल्यूट है जिनका जवाब √3 है। आई रियली 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 अप्रिशिएट यू। जोरदार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब एक टीचर का खुशी है ना, उसके स्टूडेंट के सक्सेस से ही मिलता है। और पता नहीं, लास्ट लेक्चर मैंने देखा और मुझे लगातार छुट्टी छुट्टी दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना मेहनत किसके लिए कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा और आंसर दिखा √3, तो मुझे अब पता चला कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। जोरदार, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन सर आपने बनाया नहीं, चलो नॉर्मल बनाते। अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल लगेगा, लेकिन एक चीज ध्यान से सोचना कि इधर जो नॉर्मल लगेगा वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लगेगा, उसका इफेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ के लॉन्ग तो होगा नहीं। तो हमें तो इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ के लॉन्ग सोचना है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन।
along the inclined plane, हमें inclined plane के along सोचना है, और M2 पे along the inclined plane अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ऊपर टेंशन T और along the inclined plane ये M2G sin थीटा sin 60, और सर जितना टेंशन T ऊपर उतना ही M1G sin 30, ये हो जाएगा M1G sin 30। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो G से G कैंसिल, और हमें M1 by M2 चाहिए, तो M2 को नीचे ले आओ। sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, M2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा M1 by M2, 2 से 2 कैंसिल, तो M1 by M2 इज नथिंग बट √3 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जोरदार, मजा आ गया साहब, बहुत बढ़िया, √3 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे यहां पे, है ना, अगर मुझे यहां पे 99% बच्चों का जवाब √3 है और 1% बच्चा कह रहा कि सर रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लिख के रख ले, नहीं करूंगा, जो करना है जा कर ले। समझ आया कि नहीं आया? तू दिमाग से पैदल है ना? और वही बात कहूंगा कि ये तेरी जो कमी है वो बहुत पुरानी है और बहुत खानदानी है, तो रहने दे, पिताजी से माफी मांग ले और जीवन में कुछ और कर ले, है ना? फिजिक्स पढ़ना तेरे बस का नहीं है, और अभी मौका है, बायोलॉजी केमिस्ट्री धोखा है, पढ़ ले फिजिक्स मौका है। बायोलॉजी केमिस्ट्री कोई भी पढ़ लेता है बे, बायोलॉजी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है फिजिक्स में, और ढंग से सीख जाएगा ना तो आगे का जीवन आसान हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आगे का जीवन आसान हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड m so that system is in equilibrium। चलो साहब, फाइंड m, this one, m is this is m1, this is m, this is m, this m, find m so that system is in equilibrium। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो m की वैल्यू बताओ so that system is in equilibrium, so that system is in equilibrium। फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा औकात चाहिए, औकात, कोई भी नहीं पढ़ सकता, इसके लिए एक लेवल चाहिए, वो सब में नहीं होता। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री और जिसको आसान नहीं लगती होगी तो तू हिस्ट्री ले ले। अगर तुम्हें बायोकेमिस्ट्री भी आसान नहीं लगता है तो तुम इतिहास पढ़ लो, वो आसान लगेगा, ज्योग्राफी पढ़ लो, वो आसान लगेगा, साइकोलॉजी पढ़ लो, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। अगर तुम्हें बायोलॉजी केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है ना, तो तेरा लेवल नहीं है फिजिक्स की किताब खोलने का। समझ में आया कि नहीं आया? बायोलॉजी केमिस्ट्री मुश्किल लग रही साहब, तो तुझे औकात नहीं है फिजिक्स पढ़ने की, रहने दे, बस का नहीं है। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हिम्मत चाहिए होती है, एक औकात होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होना चाहिए, है ना। अब मेरी बातों को दोनं तरीके से ले सकते हो, सही वे में भी लिख सकते हो, गलत वे में भी ले सकते हो। मेरा मतलब है संघर्ष करना पड़ता है बेटा। हाँ, इतिहास पढ़ ले, बायोलॉजी अगर तेरे मुश्किल लग रहे तो इतिहास पढ़ ले, बायोलॉजी आसान नहीं है। चलो चलो इधर देखो, अब सभी बच्चों का जवाब आ रहा 10 kg, क्योंकि इधर 10 kg है तो सर इधर भी 10 kg होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको सीख के बेटा अच्छा लगेगा, है ना। आप सीखो और 2-4 लोगों को सिखाना जिनको बायोलॉजी मुश्किल लग रही। अब जिनको बायोलॉजी मुश्किल लग रही हो तुम ही सिखा सकते हो उसको, चलो सिखाना है उसको। देखो बेटा, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये 100 kg का है। बेटा मैं भी मानता हूं बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको कहता हूं बायोलॉजी खूब पढ़ना, लेकिन बायोलॉजी सब पढ़ता है, बायोलॉजी किसी का खराब नहीं होता। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जो कहता है कि बायोलॉजी से सिलेक्शन होता है वो एकदम गलत है। हाँ, मैं कह रहा हूं बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता। सर कैसे? बायोलॉजी तो के सवाल सर 90 सवाल आते हैं बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी से सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? ध्यान से सुन लो, 2 मिनट लूंगा, बस सिर्फ 2 मिनट लूंगा। बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता, बायोलॉजी सबका अच्छा होता है, सब पढ़ता है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बायोलॉजी सबको आता है,
सबका अच्छा होता है। सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? सिर्फ 2 से 3% लोगों का। कौन से होते हैं वो 2 से 3% लोग? जो फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं बायोलॉजी के साथ साथ। समझ में आया कि नहीं आया? तू बात लॉजिकल सोच, बता किसका बायोलॉजी खराब है बता। रियरली 1-2% बच्चा मिलेगा जिसका बायोलॉजी खराब होगा। फिजिक्स किसका खराब है बता? 99% बच्चा मिलेगा बायोलॉजी में तुम्हें जिसका फिजिक्स खराब होता है। सिंपल सी बात है। चल देख इधर, चल देख इधर, है ना, बकवास की बात खत्म। चलो देखो, इस m मास का अगर आप एफबीडी बनाएंगे, इस m मास का एफबीडी बनाएंगे तो सर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर टेंशन टी। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग देखना, ये स्ट्रिंग घूम घूम के यहां से यहां आया है, तो यहां पे कांटेक्ट पे टेंशन टी होगा, यहां भी कांटेक्ट पे टेंशन टी होगा। अब लॉजिकली समझना बेटा कि इस रस्सी में, ये रस्सी ऐसे 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 से घूम के गया है, हर जगह टेंशन टी होगा। यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा। तो इस पुल्ली पे ऊपर ये रस्सी ऊपर खींच रहा टी से, ये खींच रहा ऊपर टी से, तो रेस्ट में रहने के लिए इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होना चाहिए? सर इस स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए 2T, क्योंकि इस पुल्ली का अगर एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ पुल्ली, एफबीडी ऑफ पुल्ली, इस पुल्ली का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे ऊपर फोर्स लग रहा, देखो टी 2T, तो ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग में जो एक स्ट्रिंग लगा है उसमें मान लो टेंशन है कुछ T डैश, तो बताओ नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, यहां पे टेंशन क्या होगा? 2T। ठीक है, अब 2 इक्वेशन बनेंगे, सबका जवाब सही है बेटा, सबका जवाब सही है। 2 इक्वेशन बनेगा, नीचे इस पे लगेगा mg और इस पे जो mg लगेगा, m की वैल्यू 10 kg है तो ये हो जाएगा 10g। अब ईमानदारी से सोच के बताओ यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो ऊपर टी नीचे mg, तो t बराबर mg, एक इक्वेशन बना। और यहां से 2t बराबर 10g, 2t बराबर 10g। चाहो तो तुम इसको डिवाइड भी करोगे तो t से t कैंसल, g से g कैंसल, m बराबर आ जाएगा 10/2, 10/2 बराबर 5 kg इज योर करेक्ट आंसर। और सभी बच्चों का 5 kg आया, ये मुझे अच्छा लगा। पहले जल्दीबाजी में आपने आंसर 10 kg दिया था, लेकिन जल्दीबाजी में आपने आंसर 10 kg दिया था, लेकिन एक्चुअल आंसर बेटा 5 kg होगा। एक बहुत बढ़िया सवाल है, ये 2001 में पूछा था आईआईटी में, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, 2001 में पूछा था। देखिएगा सवाल क्या है, द पुल्ली एंड स्ट्रिंग शोन इन अ फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। मतलब इस पुल्ली का और स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। ये सिस्टम रेस्ट में रहने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? बहुत आसान, बहुत आसान। इस एम पे नीचे एक फोर्स लगेगा mg और ऊपर लगेगा t। बहुत आसान है बेटा, ऊपर टेंशन तुमने t मान लिया, ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन t है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, तो हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? tt होगा। और यही स्ट्रिंग घूम के यहां से आया हुआ है और आइडेंटिकल मास है, तो नीचे फोर्स mg तो ऊपर टेंशन t, तो यहां पे 2 टेंशन लगेगा, एक इधर लगेगा t और एक इधर लगेगा t। देखो रस्सी जहां भी बंधा होता है अपने लेंथ के अलोंग, उस रस्सी में हर जगह टेंशन उतना ही होगा, तो टी 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 टी। अब देखना ध्यान से, इधर टी का कंपोनेंट ऊपर कितना होगा? तो अगर एंगल ये थीटा है और आइडेंटिकल सिस्टम बना, देखो ये जैसा है ये वैसा ही सिस्टम है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ऐसा नहीं कि ये इससे 90 डिग्री पे है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि ये टोटल 90 डिग्री एंगल बना रहा, ऐसा नहीं है, ये टोटल 90 डिग्री एंगल नहीं है। ये एंगल अगर टी है तो ये भी एंगल, ये सॉरी यहां पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टी का ऊपर कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस थीटा, और इसका भी ऊपर कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस थीटा, है ना। और इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? √2mg इज इक्वल टू √2mg। अब ध्यान से बताइएगा बेटा, ये हो जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, ठीक है। और t बराबर क्या है? mg, तो t को आप mg रख सकते हैं यहां से, देखिए t बराबर क्या है? mg, तो ये 2mg cos थीटा इज इक्वल टू mg √2, mg से mg कैंसिल होगा, तो cos थीटा आ जाएगा √2 और ये 2, तो 2 नीचे जाएगा तो 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही जोरदार। चलिए सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा प्लीज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। In the given arrangement, the normal force applied by block on the ground is,
नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड इज। चलिए फटाफट जवाब बताइए, फटाफट जवाब बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। देखिए बेटा, यहां पे ये एफ फोर्स लगाया है, लेकिन ये जो एफ फोर्स मैंने लगाया है वो ना तो हॉरिजॉन्टल लगाया ना ही वर्टिकल लगाया है। मैंने कैसा लगाया है? ये एफ फोर्स मैंने एक्स वाई प्लेन में इधर की तरफ लगाया। तो आप कुछ ना करें, एफबीडी बनाएं। आप क्या करें? एफबीडी बनाएं। ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है, सवाल में नहीं दिया हुआ तो मैं बता देता हूं रेस्ट में। चलो देखो, तो ये एम मास का ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स mg नीचे लगेगा। कोई भी एम मास का ब्लॉक कहीं भी रखा हो, इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा है, ग्राउंड का एफबीडी नहीं बना रहा है, तो इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। और सर इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। इस ब्लॉक पे नॉर्मल कहां लगेगा? इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार जोरदार। अब ये एफ फोर्स इधर लग रहा थीटा एंगल पे, तो इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, आगे होगा एफ साइन थीटा, है ना। फोर्स का दो कंपोनेंट ले लेंगे और ऊपर ले लेंगे एफ कॉस थीटा। आपको पता है हमें वाई और एक्स में अलग अलग लेना है, तो ऊपर दो फोर्स हो गए एन प्लस एफ कॉस थीटा, और ऊपर वाला फोर्स सीधा नीचे वाले फोर्स के बराबर रख दो, तो mg हो गया। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा mg माइनस एफ कॉस थीटा, mg माइनस एफ कॉस थीटा, mg माइनस एफ कॉस थीटा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। अब ये जोरदार सवाल है, जो सॉल्व करेगा उसे मिलेगा शाबाशी, बहुत सारा, ढेर सारा शाबाशी मिलेगा। 3 ब्लॉक आर प्लेस्ड एंड शोन इन अ फिगर, मास ऑफ ए बी एंड सी आर m1 m2 and m3, mass of a b and c are m1 m2 and m3 respectively. Then the force exerted by block c on b, ब्लॉक सी बी पे कितना फोर्स लगाएगा? तो तुमसे पूछ रहा कि सी और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, ये तो पूछ रहा। तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स नीचे मान लो, यहां पे कांटेक्ट फोर्स ऊपर मान लो। अब तुम अकेला बी का एफबीडी बनाओगे तो ए भी ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहा होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो? आप यहां पे एम आर स्टार लगाओ। क्या एम आर स्टार? तो बी और सी के बीच फोर्स पूछा है, तो ए और बी को एक यूनिट मान लो, ए एंड बी, एफ बी डी ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी को एक यूनिट मान लो, चिपका लो, ए प्लस बी को चिपका लो। सर ए प्लस बी को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं तो ए और बी के बीच नॉर्मल लग रहा था, वो नॉर्मल इनका इंटरनल फोर्स हो जाएगा। m1 पे नीचे, ए पे नीचे, बी पे ऊपर, तो दोनों चिपक गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ सर दोनों चिपक गया, तो ए और बी चिपक गया। ए और बी दोनों मिला के मास क्या होगा? m1 प्लस m2। तो ए और बी दोनों का मिला के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। और ए प्लस बी दोनों को मैंने मिला लिया, तो ए और बी ऊपर है, सी से ऊपर है, तो सी इस पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा n, तो सी बी पे जो नॉर्मल लगाएगा वही n होगा। तो n बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये भी सॉल्व कर दिया तूने? वाह, ये भी सॉल्व कर दिया। चल तो एक काम कर, एक बढ़िया सवाल देता हूं। अगर तुमने ये सॉल्व कर दिया तो एक बढ़िया सवाल देता हूं, बढ़िया बढ़िया, जोरदार एकदम, जोरदार एकदम। देखो ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये है थर्ड ऑब्जेक्ट, और ऐसे 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 बहुत सारे ऑब्जेक्ट। ये है 50th ऑब्जेक्ट। टोटल कितने ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने? 50। टोटल कितने ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने? 50। 50 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए। फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक, इफ ऑल ब्लॉक्स इज आइडेंटिकल। तो फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। अब इस सेकेंड और थर्ड के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये पूछा तुमसे। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, सेकेंड और थर्ड के बीच में नॉर्मल पूछा है, तो सेकेंड और थर्ड को तो अलग कर लो। अब थर्ड पे नॉर्मल ऊपर, और थर्ड की वजह से सेकेंड पे नॉर्मल नीचे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, दैट्स इट। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या? सेकेंड और फर्स्ट को के बीच में जो नॉर्मल लगेगा वो इंटरनल मान लो, सेकेंड और फर्स्ट का एक एफबीडी बनाओ। सेकेंड और फर्स्ट का एफबीडी बनाओगे तो यहां पे एक दिक्कत है, क्या? ये ग्राउंड भी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगा रहा होगा, तो एक काम करो, उसको इग्नोर करो। तो किसका एफबीडी बना? एफबीडी ऑफ थर्ड टू 50th ब्लॉक, थर्ड टू
50th ब्लॉक। थर्ड से लेके 50 ब्लॉक को एक यूनिट मान लो साहब, थर्ड से लेके 50th ब्लॉक को एक यूनिट मान लो। तो सर इनके बीच में जैसे मान लो यहां पे 49th ब्लॉक होगा, इनके बीच में जो नॉर्मल लगेगा, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले पे नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो कितने ब्लॉक बनेंगे? तो साहब ये ब्लॉक बन जाएंगे टोटल 48। थर्ड से लेके 50 तक टोटल ब्लॉक बनेंगे 48। तो 48 ब्लॉक आपका चिपका हुआ एक यूनिट बन गया। तो इस 48 के 48 ब्लॉक का मास कितना होगा? 48 m। तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा 48 mg। एक का मास m, तो 48 ब्लॉक का मास 48 mg। और ऊपर से 50th ब्लॉक पे कोई धक्का तो नहीं लगा रहा, नहीं, ऊपर से तो कोई धक्का नहीं लगा रहा, ऊपर से कोई धक्का नहीं लगा। 50th ब्लॉक पे ऊपर से तो कोई धक्का नहीं लगा रहा, नहीं सर ऊपर से कोई धक्का नहीं लगा रहा। अब जो तुम्हारा थर्ड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लाएगा? सेकेंड ब्लॉक की वजह से ऊपर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स अगर अपने को जीरो करना है तो आप टोटल के टोटल 40th ब्लॉक रेस्ट में है, तो सेकेंड ने थर्ड पे ऊपर नॉर्मल लगा है और टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है 48 mg। तो नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट 48 mg इज योर करेक्ट आंसर। 48 mg इज योर करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है, एक होमवर्क मैं दे देता हूं, है ना, टाइम हो गया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जोरदार MR स्टार से बताऊंगा। आपको जैसे मर्जी है वैसे सॉल्व कर लेना, कहीं से सॉल्यूशन देखना है देख के सॉल्व कर लेना, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक से सॉल्व करा दूंगा और एक जोरदार MR स्टार बताऊंगा, जिससे ऐसे सवाल आप देख के सीधा 4 ऑप्शन पे हाथ रख देंगे, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर लेंगे, सवाल देख के सीधा सही ऑप्शन पे हाथ रख देंगे। नहीं भी रख पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक से कराऊंगा और अपने तरीके से भी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।